सुबह के 10 बजे हुए हैं। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और आज बात उन गद्दारों की जो रहते हैं देश में लेकिन बात देश के खिलाफ करते हैं। आर्टिकल 370 को खत्म हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कुछ लोगों के पेट का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है। कल फिर महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि वो 370 की बहाली तक तिरंगा नहीं उठाएंगी। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने भी इस तरीके का बयान दिया था, जिसका करारा जवाब कल पीएम ने सासाराम की रैली से भी दिया। इस बीच सवाल यह है कि कश्मीर के लोगों का आखिर क्या कसूर है? महबूबा को 370 क्यों पसंद है? फारूक को चीन क्यों पसंद है? जी हां, पीएम ने करारा जवाब कल दिया है। 4 विंडोज हम आपको दिखा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को 370 पसंद है, पीएम ने कल करारा जवाब दिया है। और फारूक बार बार चीन की बात कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि वो भारतीय झंडा तब तक नहीं उठाएंगी तब तक उनके अपने कश्मीर का झंडा वापस नहीं होगा, 370 नहीं बहाल किया जाएगा। विवादित बयान दिया है महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने कहा है 370 हटने तक वो हिंदुस्तान का झंडा नहीं छुएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने 370 की वापसी तक तिरंगा ना उठाने की गीदड़ भभकी भी दी है। साथ ही 370 की बहाली तक चुनाव ना लड़ने का ऐलान भी किया है महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती कुछ ही दिन पहले अभी छूटी थी, सबसे आखिरी पॉलिटिशियन थी जम्मू एंड कश्मीर की, जिनको हिरासत में लिया गया था। 370 लगाने के बाद सबसे आखिर में छोड़ा गया है और जैसे ही बाहर आई हैं वैसे ही उन्होंने देश के खिलाफ राग अलापना शुरू कर दिया है। अगर बात करें तो 370 की बात तो करना ही नहीं चाहते हैं, हमारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। जब वोट मांगने के लिए कोई इनके पास कारकर्दगी नहीं है, दे हैव नथिंग टू शो। क्या कहते हैं, आप जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, हमने 370 वहां से हटा दिया। उसके बाद बोला कि हम मुफ्त के वैक्सीन देंगे, मगर आज वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। और चूंकि चाहे इकोनॉमी हो, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे दूसरे तरक्की की बात हो, उसमें नाकाम हो गए हैं। तो क्या करते हैं, दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। इन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित्स फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। किस हक से महबूबा ये बात कर रही है, देश को सोचना पड़ेगा। रहती यहां पर है लेकिन बात देश के खिलाफ करती है। और सिर्फ महबूबा नहीं है, फारूक अब्दुल्ला भी 370 के लिए चीन से मोहब्बत का इजहार पहले ही कर चुके हैं। For restoration of 370 and 835. Sir, will it weaken your resolve? So therefore, that will continue whether Farooq Abdullah is on the stage or not on the stage. Sir, That is what will happen. Weaken your resolve about to stand on 370? Our resolve has never changed. Our resolve will never change, even if I have to be hanged. मोदी सरकार ने फैसला लिया था कि 370 खत्म करेंगे। पहले से 370 के खिलाफ बीजेपी प्रचार भी करती थी, मैनिफेस्टो भी था और देश हित में था, यह कहना था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार से इस बात को उठाया कि जो लोग अभी भी 370 से प्यार कर रहे हैं, समझ लीजिए उनके पीछे कौन खड़ा है। और अब देर शाम महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है उससे साफ हो गया है कि ये लोग देश से प्यार नहीं करते हैं। देश के अखंडता के खिलाफ कश्मीर में, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, ये सब देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 370 पर देश से गद्दारी क्यों है। महबूबा मुफ्ती 370 की बहाली तक कश्मीर में तिरंगा नहीं उठाऊंगी, ये कहना है। मैं 370 की बहाली तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, 370 की बहाली हम सब की लड़ाई है, यह कहना है महबूबा मुफ्ती का। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, चीन की मदद से बहाल करेंगे आर्टिकल 370। एक तरफ चीन से भारतीय सैनिक लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अब ये चीन से बातचीत करने की बात कर रहे हैं। अल्लाह करे अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल हो। मोदी का समर्थन करने वाले देश के गद्दार है। जी हाँ, चुने हुए प्रधानमंत्री को गद्दार
कहने की बात कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला की जो लोग मोदी से प्यार करते हैं वो देश के गद्दार हैं, और दूसरी तरफ खुद फारूक अब्दुल्ला चीन की बात कर रहे हैं। देश में एक तरफ 370 खत्म किया गया, कश्मीर को जोड़ा गया, भारत सरकार ने हजारों सौगात जो थी वो कश्मीर को दी। कश्मीर को वापस कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। लगातार वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम चल रहा है, कैसे युवाओं को आगे बढ़ाया जाए इसका काम चल रहा है। 370 अब खत्म हो चुका है, 35 से खत्म हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर 370 हटाना इतना जरूरी क्यों था। पहले भारत विरोधी प्रदर्शन हो सकते थे कश्मीर के अंदर, अब नहीं हो सकते। यानी पहले पाकिस्तान के नारे लगते थे, लेकिन 370 जब से हटा है पाकिस्तान और अलगाववादी दिखाई नहीं पड़ेंगे कश्मीर के अंदर आपको। पाकिस्तान झंडे लहराते थे, हमने कई बार देखा लाल चौक पे कैसे लोग आते थे और पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, लेकिन अब ना वो झंडे आपको दिखेंगे ना वो लोग दिखेंगे जो भारत की मुखालफत करते थे। सुरक्षा बलों पर पहले पत्थरबाजी होती थी, कितने ऐसे सैनिक थे जो शहीद हो गए, लेकिन अब खौफ है क्योंकि पता है कि कोई पत्थरबाज बच नहीं पाएगा। छात्र छात्रा को भी हमने देखा, युवाओं को देखा कि कैसे सड़क पर आते थे, नकाब पहने रहते थे। उस समय कोविड नहीं था, लेकिन उस वक्त भी नकाब पहनते थे और पत्थरबाजी करते थे। अब देश विरोधी मीटिंग्स जो है, जो हुर्रियत करती थी वहां से अलगाववादी सोच को एक बड़ा आप कह सकते हैं सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से मिलता था, आतंकवादियों की तरफ से मिलता था, वो सब 370 के बाद खत्म हो चुका है। अलगाववादियों की देश विरोधी बैठकें होती थी, रात रात बैठक होती थी और ये प्लानिंग की जाती थी कि कैसे देश में विभाजन की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब ऐसी कोई मीटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अलगाववादियों का टेरर फंडिंग होता था, लेकिन ईडी भारत सरकार ने इतनी नकेल कस दी कि जितने भी ऐसे लिंक्स थे टेरर फंडिंग को लेके वो सब पकड़े गए, या तो जेल के पीछे हैं या फिर टेरर फंडिंग कश्मीर में बिल्कुल बंद कर दी गई है। पत्थरबाजों को पाकिस्तानी समर्थन मिलता था, लेकिन अब वो कनेक्शन टूट गया। पहले पैसा आता था, लोगों की मदद होती थी, अकाउंट से पैसा आता था, हवाला से पैसा आता था, लेकिन ये सब कुछ 370 के बाद खत्म हुआ है। आतंकियों को बड़ी संख्या में वहां भर्ती किया जाता था क्योंकि वहां पर लोग अलगाववादी सोच थी। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो भारत के खिलाफ काम करते थे, लेकिन 370 खत्म होने के बाद इन सब चीजों की कोई जगह देश की जन्नत के यहां नहीं है। इधर विरोधियों के पेट में 370 को लेकर दर्द है, उधर पीएम मोदी ने सासाराम में 370 बहाली का समर्थन करने वालों को आईना भी दिखा दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे, और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बड़ी रेखा खींच दी है और साफ बता दिया है कि चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे देश में मंत्री रहे हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती हो, 370 पर कोई भी राग लापा जाएगा उसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ आशीष सरीन बीजेपी से, अमित रैना और अनुज अत्री तीनों जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। रैना साहब, पहला सवाल आप ही से, अब 370 पर इतनी समस्या कैसे हो गई? अभी तक तो जेल में थी, बाकायदा बार बार कश्मीर के लोग कह रहे थे कि रिहा कर दीजिए, बहुत समय से आपने जेल में रखा हुआ है, तो क्या इसीलिए रिहाई करी गई थी? क्या इसीलिए रिहाई करी गई थी कि रिहा होने के बाद देश के खिलाफ जहर उगले महबूबा? नहीं, तो महबूबा या मुफ्ती परिवार आज से देश के खिलाफ जहर नहीं बोल रहा है, तो 86 से है। 86 के दंगे हों, उसके बाद मुस्लिम जमात इस्लामी के पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट हो, 90 में आतंकवादियों को छोड़ना हो, 2003 में कश्मीर में कहना कि पाकिस्तान की करेंसी ऑफिशियली अलाउ करिए, पाकिस्तान से बॉर्डर ओपन करिए, फ्री मूवमेंट करिए, विदाउट पासपोर्ट वीजा अलाउ करिए। उसके बाद
जो पुलिस वाले पुलिस डिजर्टर्स हो गए थे, भगौड़े हो गए थे, उनको वापस लेना, उसके 2015 में पाकिस्तान को धन्यवाद करना, बुरहान वानी के घर पे 4 लाख रुपए का चेक पहुंचाना, मुआवजा। तो ये कोई नई बात नहीं है मुफ्ती परिवार की, मगर समस्या ये है कि जब से ये रोशनी स्कैम और ये जो क्रिकेट एकेडमी स्कैम खुला है, तब से ना सिर्फ महबूबा मुफ्ती, तब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, सबकी हालत टाइट ही है, क्योंकि उनको पता है कि इस 25,000 करोड़ स्कैम में अगर कोई फंसता है सबसे पहले तो ये चारों ही फंसेंगे, क्योंकि इतनी लूट, हजारों करोड़ों, 25,000 करोड़ की लूट करी है इन्होंने। तो और दूसरा, महबूबा अगर आप देखें, जब से उनका वो गठबंधन भाजपा ने के साथ टूटा है, तब से उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। वो इलेक्शन हार गई, एमपी का सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक इलेक्शन हार जाता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने गढ़ से हार जाते हैं, तो लोगों पीडीपी का कुछ बचा नहीं है अस्तित्व। राणा जी, आपको एक मिनट लोगों का, आपने बीजेपी की बात करी, आशीष सरीन को लाना चाहूंगा डिबेट में। आशीष, बीजेपी क्या फॉर्मली कंप्लेन करने जा रही है? क्योंकि बात नेशनल फ्लैग की है, कहा है कि मैं राष्ट्रीय ध्वज को हाथ तब तक नहीं लगाऊंगी जब तक 370 खत्म नहीं हो जाएगा। ये मैं तो कहूंगा ये नेशनल फ्लैग को हाथ नहीं लगाएंगी, ना लगाएं, इसको पाकिस्तान और फारूक साहब को चाइना भेज देना चाहिए। ये 14 महीने जेल में रहे, केंद्र सरकार ने जेल में रखा, कुछ सोच के रखा था, और ये जब भी बाहर आते हैं जहर ही उगलते हैं। इनका ये कोई नया काम नहीं है, ये हमेशा से इन्होंने जहर उगला है और ये जहर ही उगलेंगे। महबूबा मुफ्ती जी कहती है 370 जब पहले हटने वाली थी तब कहती थी कि श्रीनगर में इसको 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा और यहाँ पे हिंदुस्तान का नाम कोई नहीं लेगा। आज आप मेरे को बताएं, 14 महीने हो गए, कश्मीर में कितने ही दंगे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और कश्मीर का नौजवान जो है वो समझ चुका है, वो इनकी भड़काऊ भाषणों में नहीं आता है। और आप कभी भी देख लीजिए, हमारे यहाँ पे जेकेपी की भर्ती हो, चाहे आर्मी की भर्ती हो, या सीआईएसएफ की, कश्मीर का नौजवान जम्मू के नौजवानों से बढ़ के हिस्सा ले रहा है, और ये इनको गुमराह करती हैं। महबूबा मुफ्ती जी की मानसिक संतुलन जो है इन दोनों का बिगड़ा हुआ है, इनका वजूद खत्म होता दिख रहा है। आशीष, क्या कोई फॉर्मल कंप्लेन बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर में करी है कि महबूबा के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए राष्ट्रद्रोह का? जी, रविंदर रैना जी ने इसके आशीष जी सर जम्मू को इसके खिलाफ एफआईआर की हमने कंप्लेंट कर दी है। क्या माना जाए सरीन साहब की ये गलती भी थी? आशीष, आपने भी एक समय पर महबूबा पर विश्वास किया और जम्मू एंड कश्मीर में साथ में सरकार चलाई। यही तो हमने सबसे बड़ी भूल यही हुई थी, और इसी को लेके हमने इसके साथ अलायंस जो था खत्म कर दिया था पीडीपी के साथ। और इनको आप देखेंगे कि इनके जो लीडर पीडीपी के जितने भी बड़े दिग्गज नेता थे जम्मू कश्मीर के, वो पीडीपी छोड़ के आप पार्टी में नहीं उन्होंने अपनी बना ली है और महबूबा जी को छोड़ चुके हैं। कुछ चंद लोग हैं जो इनके साथ है। आप मेरे को एक बात बताएं, इन्होंने कहा कि तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगी। 14 महीनों के अंदर 15 अगस्त भी आई, 26 जनवरी भी आई, और जम्मू पीडीपी हेडक्वार्टर के अंदर आप वीडियो देख लीजिएगा, झंडा भी फहराया गया और सलामी भी दी गई, पूरे रीति रिवाज के साथ उन्होंने किया। इसमें इनके बोलने से क्या हो जाएगा? इन्हीं के लोग कर रहे हैं। इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। देश 370 खत्म करने वाले कानून को मान चुका है, देश खुश है और कश्मीर भी खुश है। ये सिर्फ महबूबा और फारूक की निजी राजनीति है, जिस राजनीति के चलते ये देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अनुज अत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज जी को लाऊंगा डिबेट में। अनुज जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है, एक तरफ बिहार में चुनाव चल रहा है, एक तरफ महबूबा है, एक तरफ फारूक है, आखिर ये देशद्रोह की बातें कैसे फारूक और महबूबा बोल सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक ये कड़ी जोड़ी है कि ये निश्चित तौर पे बिहार में चुनाव चल रहा है। और देखिए, बिहार में जब प्रधानमंत्री जी कल जाते हैं तो सबसे पहले किस चीज का जिक्र करते हैं? बिहार की जनता की बदहाली की कोई चिंता नहीं होती उनको, लेकिन बिहार में जाके कश्मीर की धारा 370 की बात छेड़ते हैं। और वहीं कश्मीर में बैठ के इनकी पुरानी सहयोगी, इनकी पुरानी महबूबा मुफ्ती वहां पर बैठ करके धारा 370 और भारत के झंडे का राग अलाप देती हैं। तो कहीं ना कहीं इनका आपसी तालमेल अब भी जग जाहिर हो रहा है। देखिए, तालमेल नहीं, अनुज जी तालमेल की बात नहीं कर रहे। अगर महबूबा ने और फारूक अब्दुल्ला ने चीन की बात कही, फारूक अब्दुल्ला ने कहा चीन से बातचीत, इस वक्त तनाव है बाकायदा चीन के साथ, सैनिक मारे गए हैं दोनों तरफ से, चीन से लड़ने के लिए 24 घंटे सेना प्रयासरत है, और आप चीन से प्रेम की बात कर रहे हैं। महबूबा कह रही है हम झंडे को हाथ नहीं लगाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री को एक पहली अपनी पब्लिक रैली से इन लोगों को संबोधन नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए था।
देखिए प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, निश्चित तौर पे उनको हर विषय पर बोलना चाहिए था, लेकिन ये सोची समझी एक नीति के तहत प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। कोई भी वो बिना सोच समझ करके नहीं बोलते हैं। बिहार के चुनाव में जाकर के बिहार की समस्याओं का जिक्र न करके सबसे पहले धारा 370 का मुद्दा छोड़ना, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां पर जो बीच में ना बोलिए महाशय, हम आपके बीच में नहीं बोलते, जरा सुनने का धैर्य रखिए, वरना कोई नहीं बोल पाएगा और सब एक दूसरे के बीच में बोलेंगे। तो अनुज जी बोलिए, आप अपनी बात मेरा ये कहना है कि कश्मीर में अगर धारा 370 हटाए या 16 महीने, धारा 370 को हटाए हुए आज 16 महीने हो गए। 16 महीने में ये बताएं कि कश्मीर के आवाम को, कश्मीर की जनता को आज कौन सा विकास का ऐसा मॉडल पेश किया है कि जो उनमें विश्वास की बहाली हो। महबूबा मुफ्ती जो बोलती है, निश्चित तौर पर उन्होंने देश विरोधी बयान दिया है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब लेकिन अनुज जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो बात महबूबा मुफ्ती ने कही है कि झंडे को हाथ नहीं लगाऊंगी? पहली फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं चीन से बातचीत होनी चाहिए, बहुत बार पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध होने चाहिए। क्या अनुजत्री आप इन दोनों बातों से सहमत हैं? अगर हां तो कहिए कि हां हम सहमत हैं, जो बात महबूबा कह रही है वो ठीक कह रही है। मुझे लगता है अभी जो 1 मिनट पहले मैंने लाइन बोली शायद आप सुन नहीं पाए इनके शोर में, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जो महबूबा मुफ्ती ने बोला है वो निश्चित तौर पर देश विरोधी बात बोली है। देश का झंडे, देश के तिरंगे का अपमान करने की बात अगर कोई भी इस देश में करेगा तो उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ईमानदार है और अगर ईमानदारी से कार्रवाई करना चाहती है तो करे। ये इसी प्रकार का बयान दिया गया कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी रैना साहब कार्रवाई की बात कह रहे हैं, रैना साहब कार्रवाई की बात कह रहे हैं, देखिए मेरी क्या भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए? इतना बड़ा बयान दिया है, देशद्रोह का बयान है, आप भारतीय झंडे के खिलाफ बोल रहे हैं कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। किस हक से आप रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर? नहीं, देखिए ये डबल स्टैंडर्ड है। जो भी अब हम अनुज जी शायद कांग्रेस समर्थक हैं, गुपकार डिक्लेरेशन में कांग्रेस का बराबर सिग्नेचर है। रैना साहब एक मिनट रैना साहब एक मिनट आपको रोकूंगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। जरा पॉलिटिकल बाइट्स जो है वो आपको सुना दे। महबूबा बेहुदा बयान दे रही है, वही कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूछा है कि महबूबा को तिरंगा उठाने से ऐतराज क्यों है। निश्चित तौर से कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र है। आप जो कदम उठाएं वो उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर उठाइए, तभी देश एक साथ रहेगा, तभी देश जुड़ा रहेगा। आप अगर जनता की भावनाओं की इज्जत नहीं करेंगे, देश टूट जाएगा। भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है? और यदि आपत्ति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम इतने वर्षों से बात कह रहे हैं वो एक बार पुनः सिद्ध होती है। ये तथाकथित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जय करते हैं, भारत की प्रभुसत्ता और भारत की सॉवरेनिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कश्मीर का भारत का अंग होने पर भी संदेह व्यक्त कर। फिर वापस अपने पैनल के साथ चलते हैं, पैनल से पूछते हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ये कह रहे हैं कि वहां की जनता को अपने साथ लेना चाहिए था, जनता को आप कहिए कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। अब तो 370-35 से खत्म हो गया, किस बात का कॉन्फिडेंस चाहिए आपको भारत में शामिल होने के लिए और भारत के झंडे को सलाम करने के लिए? किस बात का कॉन्फिडेंस चाहिए? अनुज जी, राशिद अलवी जी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, देश उससे आगे बढ़ गया है और कश्मीर में भी लोग इसको आप कह सकते हैं लेने के बाद खुश हैं, खुशहाल हैं और आगे की तरफ देख रहे हैं। अब किस बात का कॉन्फिडेंस बाकी है? मैं जवाब देता हूं। पहले मेरा निवेदन है कोई बीच में ना बोले, वरना मैं सबके बीच में बोलूंगा तो आपकी डिबेट खराब हो जाएगी। आप बिल्कुल अनुज जी बोलिए। देखिए, कश्मीर पे जो राशिद अलवी जी का बयान है, आपने कैसे कह दिया कि कांग्रेस महबूबा मुफ्ती का समर्थन कर रही है? आपने उनकी बाइट चलाई है, उन्होंने क्या बोला है
कि आज 16 महीने हो गए धारा 370 हटाए हुए, आज तक कश्मीर की आवाम को, कश्मीर की जनता को सरकार अपने विश्वास में नहीं ले पाई है। आज तक उनमें विश्वास नहीं जगा पाई कि जिस नीयत से और जिस कदम के तहत ये उठाया गया था, धारा 370 को वापस लिया गया था कि वहां विकास होगा, 16 महीने में कुछ तो विकास का मॉडल पेश करती सरकार वहां की आशीष जनता के लिए। जी, तो जनता आशीष जी, अनुज जी का कहना है कोई विकास नहीं हुआ है, कश्मीर की जनता भारतीय सरकार के आशीष सरीन जी जवाब दीजिए। कश्मीर की स्थिति, रैना जी एक मिनट, रैना जी आपके पास भी आऊंगा, एक मिनट। आशीष जी जवाब दीजिए अनुज जी का। कश्मीर की जनता भारतीय सरकार पर भरोसा नहीं करती है, वहां की आवाम पर अभी तक सरकार को भरोसा नहीं है। अभी इनको तो किसी पे भरोसा होगा ही नहीं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको कभी किसी पे भरोसा ही नहीं है। इनको आज यहाँ कश्मीर में आप मेरे को बताएं कितने पत्थरबाजी हो रही है, कितने हंगामे हो रहे हैं, कितना कुछ वहाँ दंगे हो रहे हैं या बंद है कश्मीर, आज सब कुछ नॉर्मल है कश्मीर। आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, ये जरा भारतीय जनता पार्टी का चश्मा हटा के बैठिए और सुन लीजिए, देश की हकीकत जानिए। आप इस समय कश्मीर की हकीकत से वाकिफ नहीं है और कश्मीर की गलत तस्वीर मत पेश मैंने तिरंगा भी फहराया है, स्वीकार करती है कि कश्मीर में जब से 2014 से 6 सालों में पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर का बयान है कि कश्मीर में 500% आतंकी हमले बढ़ गए हैं। अनुज जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि हाँ भाई वहां के आवाम को भरोसा नहीं है, लेकिन सरीन जो कि बीजेपी नेता है वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर वो झंडा भी फहरा रहे हैं, वहां पत्थरबाजी कम हो गई है, जो युवा है वो मेन स्ट्रीम लाइन से जुड़ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? समय देंगे तो मैंने तथ्य देता हूं, और जनता हमारे साथ है वहां पे। मैंने तथ्य से, मैं इनका जवाब आप सबको एक मिनट के लिए जोड़ूंगा, रोकूंगा, क्योंकि शेख नासिर पीडीपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। शेख नासिर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आज डिबेट भी पीडीपी के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या हो गया है पीडीपी को, क्या हो गया है महबूबा मुफ्ती को? अभी तो बाहर आई हैं, देश के खिलाफ ये बयान देने की जरूरत क्या थी? भारतीय झंडे से ऐतराज क्यों है पीडीपी को? देखिए, आप ये गलत तुलना कर रहे हैं। कोई भारतीय झंडे से किसी को एतराज नहीं है और न ही कोई एंटी नेशनल या देश के खिलाफ किसी ने बात की है। आपको हालात को समझना होगा, आपको यहाँ के लोगों के जज्बात को समझना होगा। जब आप हालात और यहाँ के लोगों के जज्बात को समझेंगे तो आप नहीं, जज्बात बाद में समझेंगे नसीर भाई, जज्बात बाद में समझेंगे। पहले सिर्फ एक बात ये बता दीजिए, भारतीय झंडे से आपको ऐतराज है, छूने में शर्म आती है? अगर इतनी ही शर्म आती है तो देश छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है देश में रहने की? एक व्यक्ति आपकी महबूबा मुफ्ती के रिलीज के लिए नहीं आया। एक मिनट सलीम साहब, एक मिनट बोलने दीजिए, नासिर साहब की बात सुन ले कि आखिर वो समझाना क्या चाहते हैं कि भारतीय झंडे से इतना ऐतराज, इतनी नाराजगी क्यों है? आपको बात समझने के लिए बिल्कुल आप बोलिए, मैं आपकी बात समझने के लिए बैठा हूं। आज केंद्र में जो सरकार है मजबूत है, इस केंद्र में सरकार जो है उनके पास पावर है, जुनून है, वो जुनून में कुछ भी कर सकते हैं। वो जुनून में शहरों के नाम बदल सकते हैं, वो कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं, वो आईन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है जिस वक्त हम ये डिबेट कर रहे हैं महबूबा के खिलाफ, बड़ी खबर आपको बता दूं। जी हाँ नासिर भाई, बोलूंगा महबूबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दी गई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को अर्जी भेजी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। 370 पर विवादित बयान के बाद एफआईआर की मांग महबूबा ने की है। 370 को हटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट पे भी एक वकील ने दिल्ली पुलिस को ये एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महबूबा ने की है 370 हटाने की मांग और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन जो है वो महबूबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात करी है और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस को दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 370 वापस लाना है। साथ ही साथ ये भी कहा था कि वो भारतीय झंडे को हाथ नहीं लगाएंगी जब तक 370 वापस नहीं आएगा। और अब कानूनी कार्रवाई की मांग उठी है दिल्ली से। दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने ये एप्लीकेशन लिखी है दिल्ली पुलिस को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर की मांग हुई है दिल्ली के अंदर और दिल्ली पुलिस को यह एप्लीकेशन दी गई है, तहरीर दी गई है कि महबूबा ने जो बयान दिया है वो देश के खिलाफ है, सेडिशन में आता है। राजद्रोह का मामला दर्ज कराया जा सकता है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अगर यह तहरीर सीधा होता है। सीधे नसीर साहब के पास चलते हैं जो कि पीडीपी नेता है। नसीर साहब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था, बात करते ही करते एक खबर आ गई। सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, देश में जो लोग हैं वो भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि महबूबा रहती तो दिल्ली में है, रहती तो कश्मीर में है, देश में है, लेकिन बात देश के खिलाफ और देश के झंडे के खिलाफ क्यों कर रही है? देखिए, देश के खिलाफ किसी ने बात नहीं की, लेकिन जिस
चश्मे से आप इन सभी बातों को देख रहे हैं तो आपको ये जरूर लगेगा देश के खिलाफ बात है। देश के खिलाफ किसी ने बात नहीं की। नसीर साहब, मेरा एक छोटा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है नसीर साहब, बहुत छोटा सा। अगर आप ध्यान से सुन लीजिए, 10 सेकंड में अपना सवाल पूरा कर दूंगा और आप 20 सेकंड ले लीजिएगा जवाब देने के लिए। क्या महबूबा मुफ्ती ने यह बात जो कही है कि जब तक 370 वापस नहीं मिलेगा मैं भारतीय झंडे को हाथ नहीं लगाऊंगी? सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, भारतीय झंडा जम्मू कश्मीर में काबुल कैसे आया, ये बात समझने की जरूरत है। हम सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर 1947 में जब भारत आजाद हुआ, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर इसका हिस्सा नहीं था। जम्मू कश्मीर का भारत के साथ इल्हाक हुआ, एक्सेशन हुआ और कंडीशंस के बेसिस पर हुआ। उस वक्त भी जम्मू कश्मीर का झंडा वही था जो नेहरू जी ने। अरे आप एक अकेले स्टेट थे क्या जिसका एक्सेशन हुआ है? आप तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर एक अकेला प्रिंसली स्टेट था जिसका एक्सेशन हुआ है। 565 प्रिंसली स्टेट थे जिनका एक्सेशन हुआ है। और बार-बार हमारा ऐलान, आप कौन है भाई साहब? नासिर साहब, जो बातें आप बता रहे हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर के विलय की बात बताइए, जम्मू एंड कश्मीर के झंडे की बात बताइए, ये सब इतिहास है। 370 खत्म हो चुका है, 35-1 खत्म हो चुका है। अब भारतीय झंडे का वहां पर पूरा सम्मान होना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर का जो झंडा है उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि भारतीय झंडा जम्मू कश्मीर में एक्सेशन के बाद आया। एक्सेशन जिन कंडीशंस पर हुआ था, जिन शराइत पर हुआ था, उन शराइत की नसीर साहब, ये सब कुछ खत्म हो गया है, इसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं? पुराना राग अलापने से क्या होगा? ये जो भी बातें आप कह रहे हैं ये इतिहास की बात है, भविष्य की और वर्तमान की बात यही है कि भारतीय झंडा ही वहां लहराएगा और आपको मानना पड़ेगा। अगर देश में रहना है तो देश का एक ही झंडा होगा और उस झंडे को आपको मानना पड़ेगा। आप चाहे तो कानून को बदल सकते हैं, लेकिन आप पास्ट को बदल नहीं सकते, आप हिस्ट्री को बदल नहीं सकते। और हिस्ट्री ये कहती है कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इलाहा कुछ कंडीशन पर हुआ था और अगर एग्री कंडीशन से आप खुद वायलेट कर रहे हैं। रैना साहब आपको लाऊंगा बीच में। रैना साहब, जो बात नसीर साहब कह रहे हैं वो सारी बातें हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर कह रहे हैं, जो पास्ट में हुआ था वो कह रहे हैं। अब 370 और 35 से खत्म हो चुका है। झंडे की वैल्यू है, झंडे का सम्मान है, झंडे को सलाम है। ये क्यों नहीं इस बात को समझने को राजी है? झंडे का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको याद करा दूं, 70 साल से आप 70 साल से झूठ बोलते रहे, तो कई बार खुद को ही लगता है कि ये झूठ सच हो गया है। 1947 में जो एक्सेशन ट्रीटी साइन हुई वो 565 प्रिंसली स्टेट से सिर्फ एक्सेशन ट्रीटी साइन करी थी, कश्मीर के लिए कोई अलग नहीं थी। उसके बाद 370 का जो प्रोविजन दिया गया था वो संविधान बड़ा क्लियर कहता है। नसीर साहब, एक एक करके अगर एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो इस बहस को सुनने वाले और बहस में आप लोग भाग ले रहे हैं, ये सबको समझ में आएगा। अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे, नसीर साहब, अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे तो इस बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। नसीर साहब, एक मिनट का वक्त दीजिए, मैं सरीन साहब को बीच में लाना चाहूंगा। सरीन साहब, जो बात नसीर कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं इतिहास की, वो बात कह रहे हैं कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ा गया भारत से, कैसे जम्मू एंड कश्मीर का झंडा बना, क्या क्या उस समय ट्रीटी की नेगोशिएशन थी। क्या आज के दिन में इन सब बातों का कोई अस्तित्व है, कोई मतलब है? कोई मायने नहीं रखता। आज के दिन इनको क्या विलय हुआ भारत के साथ हमारा जम्मू कश्मीर का और अटूट अंग है। आज इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है बात करने का। जब पूरा कश्मीर और पूरा जम्मू लद्दाख जो है पूरा हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, हम उसको हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, तो आज कहाँ से इनका विलय और सब कुछ इनको याद आ गया? तो इनके पास बेसिकली कोई मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने कभी कुछ किया जम्मू के लिए, कभी नौकरी। सरीन साहब, आपको और गेस्ट पैनल को 1 मिनट के लिए सिर्फ रोकूंगा, वक्त हो चला है इस वक्त की सुर्खियों का। एक बार नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबरें क्या है। सह प्रायोजक हैं लैब केयर, IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। तेजस्वी ने जारी की वादों की नई किश्त। मैनिफेस्टो में चला सरकारी नौकरियों में बिहारियों का 85% आरक्षण और किसान कर्ज माफी का दांव। कहा बदलाव हमारा संकल्प। महबूबा मुफ्ती ने किया तिरंगे का अपमान, बोली 370 की वापसी तक कश्मीरी झंडे के अलावा नहीं उठाऊंगी कोई झंडा। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दी FIR की दर्ज। पीएम मोदी आज गुजरात के किसानों को देंगे बड़ा तोहफा। किसान सूर्योदय योजना की करेंगे शुरुआत। जूनागढ़ में एशिया में सबसे ऊंचे गिरनार रोपवे का भी करेंगे उद्घाटन।
एलएसी में चीन को बड़ा संदेश देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल चीन की चौखट पर सैनिकों के साथ करेंगे शस्त्र पूजा। आज 2 दिन के दौरे पर जाएंगे सिक्किम। सीधा अपने पैनल के पास चलते हैं। हम बहस कर रहे हैं कि आखिर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो कि देश में रहते हैं लेकिन देश को एक होते नहीं देख पा रहे हैं। अभी भी 370 से लगाव है, पाकिस्तान से लगाव है, चीन से लगाव है और अब कह रहे हैं कि झंडा नहीं उठाएंगे। सरीन साहब, क्योंकि आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि बार बार लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पुरानी बातें थी, जो पुराने एक्विजिशन संधियां थी, उसका ध्यान नहीं रखा गया। आज भी सरकार और कश्मीर के लोगों के बीच में जो एक ब्रिज होना चाहिए फेथ का, वो नहीं है, इसलिए लोग वहां परेशान हैं। क्या इस बात से, विपक्ष के इस आरोप से आप सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये किसी कीमत पे नहीं है। आप पीडीपी की ही बात ले लें, मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ। इनके 3 कैबिनेट मिनिस्टर और 11 एमएलए पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बना चुके हैं। क्यों बना चुके हैं? क्योंकि इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से। और कांग्रेस के भी कुछ आप सीनियर दिग्गज नेता बताऊंगा जिन्होंने अपनी पार्टी, अभी नई पार्टी जो हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर में बनी है, उसमें गए हैं। और आप भाजपा में देखें, चाहे वो श्रीनगर है चाहे जम्मू है, इनके दिग्गज जो सीनियर मोस्ट क्रीम जिसको लीडर बोलते हैं, वो भाजपा में शामिल हुए हैं। इनके पास बेसिकली कोई एजेंडा नहीं है। कश्मीर के लोग भी इनको समझ चुके हैं। अब इनके वो भड़काऊबाजी और पत्थरबाजी के नाम पे वो वोट नहीं करने वाले हैं। इनको भी ये बात समझ आ रही, अपनी दुकान बंद होता देख के इनकी बफलाहट है। ये नसीर साहब, दुकान बंद हो रही है। नसीर साहब, दुकान बंद हो रही है, इसीलिए देश के खिलाफ बोला जा रहा है। अगर दुकान बंद हुई है तो इस वक्त पूरे देश में हमारी जमात की और हमारे लीडर की चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, महबूबा जी ने जो कल बयान दिया, ये कोई नया बयान नहीं है, ना ही ये इन्होंने कोई रिहा होने के बाद कोई पॉलिटिकल स्टैंड किया। लेकिन 370 धारा हटने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि जब 370 धारा अभी हटी नहीं थी, 5 अगस्त 2019 से पहले महबूबा जी ने एक बयान दिया था कि अगर जम्मू धारा 370 हटाने का कोई प्रयास किया गया या हटाई थी तो जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं। इनको मैं बता दूं, ये कोई आउटर थॉट नहीं है। ये बयान शेख साहब, आपको रुकूंगा। अनुज जी, आप इतनी देर से पूरी बहस को सुन रहे हैं। अनुज जी, शेख साहब 1 मिनट, नासिर भाई 1 मिनट वापस आ रहा हूं। नासिर भाई 1 मिनट वापस आ रहा हूं, अनुज जी के पास जाना चाहूंगा। अनुज जी, लेफ्ट और कांग्रेस का जो स्टैंड है वो स्टैंड क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस बोलेगा? पहली बात, क्योंकि अब तक कोई बड़ा नेता नहीं आया है। उल्टा हमने राशिद अलवी को सुना है कि वहां पर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। क्या कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट भी इसी मत में है कि वहां पर कश्मीरी झंडा होना चाहिए, 370 दोबारा वहां पर बहाल होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये देश को अब समझ लेना चाहिए कि हर किसी निर्णय के पीछे, आज भी 6 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है। यह सवाल मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार को जवाब देना चाहिए कि आज क्यों कश्मीर में इस तरह की बात हो रही है। आज भी देश में आप कहते हैं कि झंडे लगने पाकिस्तान के बंद हो गए, ये झूठ बोलते हैं। रैना साहब 1 मिनट, रैना साहब 1 मिनट वापस आऊं। पहले अनुज जी आप अपनी बात पूरी करिए। रैना साहब आप रिस्पॉन्ड करिएगा। अनुज जी आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, ये ऐसे बात साइन करने वाले आज स्टेट मुझे लगता है ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई बात पहुंचे और डिबेट अगर आप खराब करना चाहते हैं तो मैं सबके बीच में बोलूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि अरे रैना जी सुन लीजिए, आप ये जो है भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा बन के मत बैठिए यहाँ पर, बीजेपी और आरएसएस का मुखौटा बन के मत बैठिए। कश्मीर की बात कीजिए, कश्मीरियों की बात कीजिए। कश्मीर की बात करो सर, कश्मीरी। अरे इसमें तो पीडीपी तो आपकी सहयोगी थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 4 साल आपने सरकार चलाई है। वहां पे पीडीपी के जो आतंकवादियों का समर्थन करती है वो तो आपकी सहयोगी थी। कितना झूठ बोलोगे? क्या देश जानता नहीं है? क्या पीडीपी आपकी सहयोगी? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं वही पीडीपी की महबूबा मुफ्ती बोल रही है। कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे आज भी लहरा रहे हैं, कश्मीर में ISIS के झंडे आज भी लहरा रहे हैं, वहां पर आतंकी घटनाएं आज भी हो रही है। ये अलग बात है कि आपने वहां खबरें सेंसर कर रखी है। कश्मीर में अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी के छात्र तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो आपकी पुलिस वहां डंडे बरसाती है उन पर। जरा मैं बोल लूं रैना जी, थोड़ा सा सभ्यता रखिए डिबेट में।
सभ्यता रखिए डिबेट में। आपके बीच में हम नहीं बोलते हैं, सुनने का धैर्य रखिए जरा। नहीं आप सही कौन बोलेंगे, किसकी अगर गोदी में आप बैठे सही सब बोलेंगे जानते तो हैं। सभ्यता आप किसका रखूंगा। मुखौटा बनकर यहाँ बोल अगर रहे हैं, आप भारतीय सही जनता बोलेंगे पार्टी तो का पूरा सभ्यता देश सुन रखूंगा। रहा है। अगर आप सुन लीजिए मनगढ़ंत बीच में। कहानियां सुन लीजिए मनोहर मेरी कहानियां बात। सुनाएंगे यहाँ तो कोई सभ्यता नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, जरा बीच में ना बोलिए। अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मुखौटा मत बनिए आप कश्मीर की बात कीजिए, आप कश्मीर की बात कीजिए। बताइए क्यों आज कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्लियामेंट में स्वीकार करती है कि कश्मीर में आतंकी घटनाएं 177% बढ़ी है, कश्मीर में हमारे सैनिकों की शहादत बढ़ी है, आतंकवादी कम मारे गए हैं, आप उसको कश्मीर के हालात अच्छे बताते हैं? तो कश्मीर में कौन सा आप ही बताएं कि कौन से गलत पुलवामा हमला हुए, पुलवामा का हमला हुए एक जेल 1.5 साल से ऊपर हो गया, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। पुलवामा हमले में 42 सैनिक हमारे शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी इस पर चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है पुलवामा हमले को। लेकिन आज तक ये बताएं वहीं के जम्मू में जब पुलवामा हमला हुआ था किसकी गलती थी? वो क्या आज तक जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार को नहीं मिला? किसकी फेलियर है वो? अनुज जी आपको रोकूंगा। नसीर भाई आप डिबेट में बीच में लाना चाहूंगा और सलीम साहब आपको भी। बीजेपी और पीडीपी दोनों ही लोगों से सवाल यही है कि आखिर देश में इतने मुद्दे हैं, 370 खत्म हो गया, कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं वहां की पॉलिटिक्स अब कश्मीर के डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रही है? क्यों पुरानी बात कर रही है? क्यों 370-35 की बात कर रही है, झंडे की बात कर रही है? महबूबा मुफ्ती अगर ये कहती कि हमको 5 यूनिवर्सिटीज चाहिए, 10 अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो ये बात ज्यादा सही होती। आज भी जो राजनीति हो रही है वो राजनीति कहीं ना कहीं इर्द गिर्द 370 और कश्मीर के पास घूम रही है। आपको लगता नहीं है कश्मीर की बेहतरी की बात होती, कश्मीर के डेवलपमेंट की बात होती तो शायद देश भी कहता कि हां कश्मीर बदल रहा है? देखिए, घर के लोग जो हैं वो घर के अंदर जो लोग रहे उन्हें अपने घर की ज्यादा चिंता होती है, बजाय उनके जो मोहल्ले में लोग रहते हैं जो घर को बाहर से तमाशा देखते हैं। कश्मीर के डेवलपमेंट की जहां तक बात हम कर रहे हैं, कश्मीर तरक्की की रास्ते पर था, कश्मीर में डेवलपमेंट थी, कश्मीर में टूरिस्ट आ रहा था, कश्मीर में सब कुछ कितनी जन्नत बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है, इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, दिखता नहीं है, इनका वजूद खत्म होता दिख रहा है। हालात याद आते हैं। कश्मीर से धारा 370 हटेगी तो यहाँ रोजगार आएगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगा, आज मैं हर उस व्यक्ति से सवाल करना चाहूंगा जो ये कहते थे कि धारा 370 कश्मीर की डेवलपमेंट में रोया है। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, आप हमें बताइए कश्मीर में कौन सी डेवलपमेंट हुई है? कश्मीर में कौन सा रोजगार आया है? एक भी नया कोई नौकरी की कोई पोस्ट ने एडवर्टाइज की है? क्या कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है? ये डेवलपमेंट की बात करें, 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, हमें इंटरनेट हाई स्पीड हमारे बंद रखी गई, रेस्ट्रिक्शन हमारे पर है। यहाँ को कोविड-19 के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस से एजुकेशन हासिल हुई थी उसे डिप्लॉय गए। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, आपने कश्मीर में इंटरनेट बंद रखा हुआ है। इंटरनेट बेटे रैना साहब, अब आपसे जानना चाहूंगा, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, कश्मीर घूम फिर के 370 झंडे पर आ रहा है। नसीर साहब कह रहे हैं कि वहां टूरिस्ट आते थे लेकिन आज टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, सारा काम बंद हो गया है। कैसे बनेगा कश्मीर दोबारा जन्नत? भाई तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसे बयानबाजी देंगे, ऐसे देशद्रोही बयान आएंगे तो टूरिस्ट इनके कहाँ से आएंगे? ये टूरिस्ट जब आने वाला होता है, फारूक साहब है, महबूबा जी है, ये कोई नया शगुफा छोड़ देते हैं। तिरंगा कश्मीर में लेकर के कौन चलता था? दिल्ली से कोई आके तिरंगा लाल में नहीं ले रहा था, दिल्ली से आके रजत जी ये वो तिरंगा नहीं ले रहा था। रैना साहब आप बोलिए। रजत जी ये वो पार्टी है जो आज, रजत जी ये वो पार्टी है जो नसीर भाई 1 मिनट यार, रैना जी को बोलने दीजिए। नसीर साहब 1 मिनट। पर्यटकों की करते हैं एक तरफ से जिन लोगों को जो नसीर साहब अगर आप ही बोलेंगे तो किसी को मौका नहीं मिलेगा और सब यही कहेंगे कि नसीर साहब उस पार्टी से आ रहे हैं जो पार्टी झंडे की भी खिलाफत करती है और यहां पर डिबेट में लोगों की भी खिलाफत करती है। रैना साहब बोलिए आप। देखिए ये पर्यटकों की बात कर रहे हैं, ये वो पार्टी है जब 2008 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए, जो पर्यटक है उनके लिए टेम्पररी शेड बनाने की बात करी, मेडिकल फैसिलिटी के लिए इन्होंने आग लगवा दी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में। तो इनसे तो आप उम्मीद ही ना करें। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 16% स्टेट ग्रांट पूरे हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर में जाता था, अगर स्टेट ग्रांट बंद कर दे तो 0 डेवलपमेंट होगी। आज नसीर साहब आप सुन रहे हैं, ग्रांट सबसे ज्यादा वहीं पर जारी है लेकिन आप कह रहे हैं डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं हुआ। तरफ से नहीं है।
आंकड़े ये बता रहे हैं, इनको ये बताइए जो 16% की आबादी है, 16% पूछिए वर्ल्ड बैंक ने जो जल लेने के लिए पैसा दिया था वो कहाँ गया? तो यही है, उसमें वो जो ग्रांट जा रही है, दीजिए वो कहाँ है? अरबों रुपए की ग्रांट जा रही है, हजारों करोड़ की जो ग्रांट जा रही है, 6 साल से तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता पे है। 5 करोड़ की जमीन हजारों में कैसे आई है? वक्त की कमी है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। नसीर साहब ने भी अपना पक्ष रखा, रैना साहब हमारे साथ थे, अनुज अत्री थे, बीजेपी से आशीष सरीन थे। हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर कश्मीर में 370 और झंडे का अपमान क्यों किया जा रहा है, क्यों महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बार बार देश विरोधी बयान दे रहे हैं। इस वक्त